मत मांगा करो। ज़िद से मांगी गई दुआओं की मकबूलियत इंसान को धूल चटा देती है। तुम्हारी दुआ की मकबूलियत का मतलब है इस लड़की का तुम्हें मिलना, और इसका तुम्हें मिल जाना तभी मुमकिन है जब वो तुम्हारे म्यार तक आ जाएगी। और तुम्हारा म्यार क्या है ये तो तुम भी जानते हो। रही बात इसके म्यार की, तो तुम अपना पास्ट चेंज नहीं कर सकते, यानी तुम्हारा इस जैसा बनना अब मुमकिन ही नहीं। हाँ, वो तुम जैसी बन सकती है, ये हो सकता है। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर ठोड़ी के नीचे टिकाए आराम से कह रहा था, जबकि इसके इस कदर गहरे तज्जिए पर मैसम हकदक रह गया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि गाने गुनगुनाने वाला इसका ये खलंडरा सा सादा दोस्त इस कदर गहरी सोच सकता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैसम ने कदरे बरहमी से पूछा। वो जानता था कि हादी सैयद की बात में वज़न है, मगर मानने से दिल और ज़ुबान दोनों इनकारी हो गए। हादी ने आहिस्तगी से कंधे उचकाए। ये बकवास नहीं, एक अटल हकीकत है। हादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा पास्ट क्लियर है ना, इसलिए तुम्हें हकाइक याद आ रहे हैं। मैसम ने कुछ रूठे हुए अंदाज में कहा। हादी ने हंसते हुए नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, दरअसल मैं मोहब्बत जैसी बीमारी में मुब्तला नहीं हुआ, इसलिए मुझे हकाइक नज़र आ रहे हैं। वरना मोहब्बत के गहरे समंदर में डूब कर इंसान इस हद तक नाबीना हो जाता है कि इसकी आँख हकाइक देखने की सलाहियत से महरूम हो जाती है। ठहर ठहर कर मजबूत लहजे में बोलता हादी एक पल को रुका। इसके लबों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। और तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम नाबीना हो चुके हो। हादी ने हंसते हुए कहा। इसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। वो मैसम को परत दब परत इसी पर खोल रहा था। इसकी आंखों में सरशारी थी। मैसम का चेहरा धुआं धुआं होने लगा, जबकि इसका चेहरा मुस्काती नज़रों से देखते हुए हादी सैयद जांचने की कोशिश कर रहा था कि मैसम इस धान पान सी लड़की के लिए किस हद तक संजीदा है, जिसने पहले टकराव में ही हादी सैयद को चैलेंज कर दिया था, जिसे पूरा करने का वो पुख्ता इरादा रखता था। वो दोनों ही एक दूसरे की जानिब देखते अपनी अपनी सोचों में मुनहमिक थे। मेज़ पर रखे कॉफ़ी के मगों में मौजूद कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी। सूरज की सुनहरी रोशनी मौसम सरमा की बाकी दिनों से मुख्तलिफ आज कदरे चमकती हुई थी। इब्राहिम पैलेस के वसी और इज़लान में बिछा सब्ज़ा आज आसमान के सीने पर चमकते सूरज की रोशनी से भी फैज़याब हो रहा था। इक्का दुक्का माली पौधों की छांटी कर रहे थे। ऐसे में अंदरूनी इमारत की छत तले मुलाजिम फुर्ती से यहाँ वहाँ फिरते अपने ज़िम्मे लगे काम पूरे कर रहे थे। चहल पहल के बावजूद वहाँ एक गहरी खामोशी का राज था, जो वहाँ की मुलाजिम इस घर में बसने वाले मकीन की तबीयत और मिजाज के पेश नज़र अख्तियार करने पर मजबूर थे। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त चम्मच और कांटों का मामूली सा शोर पैदा हो रहा था। दोनों दादा पोते एक दूसरे से बेनियाज अपनी अपनी प्लेट्स पर झुके हुए थे। नूर आलम साहब ने कनखियों से इसकी जानिब देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल स्पाट था। वो मैं कह रहा था कि तुम 1 या 2 दिन में इब्रार हाशमी से मीटिंग फ़िक्स कर लो, फिर मुझे इन्फॉर्म कर देना। अगर इब्रार हाशमी इस प्रोजेक्ट में हमें ज्वाइन कर लेता है तो ये टेंडर तो हमारा ही होगा। इसे मुखातिब करने को उन्होंने बात छेड़ी। बखूबी जानते थे कि उनका पोता उनकी इस बेहतरीन सलाह पर इन्हें टका सा जवाब ज़रूर देगा। उनकी आवाज़ पर मेहदस ने ज़रा सा सर उठाकर उनकी जानिब देखा। रियली? आपको लगता है कि इब्राहिम एंड सन्स एक कदर टेंडर के लिए इब्रार हाशमी की इन्वॉल्वमेंट की मोहताज है? हाथ में पकड़े फोर्क की नोक प्लेट में टिकाकर इसने इनसे पूछा था। अंदाज हमेशा की तरह सल्ट था। साहबजादे, वो एक कदर टेंडर करोड़ों का है, ये मत भूलो। अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए उन्होंने चिंगारी को मज़ीद हवा दी। मुनीर इन्हें पिछली रात के हंगामे की बाबत बता चुका था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर इब्रार हाशमी का जिक्र किया था, ताकि वो हूर के आने से पहले ही अपना सारा गुस्सा इब्रार हाशमी पर निकाल ले, जिसकी बदनीयती से वो खुद भी बखूबी वाकिफ़ थे। मेहदस ने आमलेट तोड़कर मुंह में डाला। कितने करोड़? सिर्फ 30 करोड़? पूछते हुए इसने अपनी भवें उचकाईं। नूर आलम साहब खामोशी से इसे देखते रहे। वो इनकी तवक्को पर पूरा उतरते हुए इन्हें सही जवाब दे रहा था। इस बिज़नेस को मैंने अपनी मोहताजी के बावजूद कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया दादो। 30 करोड़ के लिए मैं अपने 2500 करोड़ पर इब्रार हाशमी जैसा सांप नहीं बिठा सकता। ठहर ठहर कर बोलता, जहाँ इनका दिल खुश कर गया, वहीं अपनी मोहताजी का जिक्र करके उनके रगों में चीरती हुई तकलीफ भी ताज़ा कर गया, जो पिछले 4 साल से उसकी इस हालत के बाइस इनके खून में शामिल होकर उनके जिस्म में बहती थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से ख़ुद को इसे सख्त कहने से बाज रखा, तो किसी और को पार्टनर बना लो, लेकिन ये टेंडर यूं ही। वो बोल रहे थे जब इनकी नज़र वहाँ आती हूर पर पड़ी। मेहदस उनका खामोश हो जाना नोट नहीं कर पाया था। इब्राहिम एंड सन्स को किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है।
जैपनीज़ की डिमांड एक मुश्तरका कंपनी है और मुझे शराकती कारोबार नापसंद तो है। मैं किसी की शराकत का मोहताज भी नहीं हूँ। ये टेंडर ना सही, नेक्स्ट मंथ एक चाइनीज़ कंपनी, वो अपने ध्यान में बोल रहा था जब वो डाइनिंग टेबल के करीब आई थी। इसके सलाम करने पर वो चौंक कर खामोश हो गया। गुजरी रात का वाक़या अपनी पूरी जुज़ियात समेत इसके जहन के पर्दे पर ताज़ा हुआ था। मेहदस ने निगाह उठाकर इसकी जानिब नहीं देखा था, जो माथे तक चादर खींचे डाइनिंग टेबल के इस पार इसके बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी। वालेकुम अस्सलाम, बैठो बैठो बेटा, नरमी से मुस्कुराते हुए वो शफ़क़त भरे अंदाज में बोले। हूर बड़ी मुश्किल से मुस्कुराई, फिर चोल निगाहों से सामने बैठे इस मगरूर शख्स की जानिब देखा, जिसके झुके सर के बाइस इसके तासुरात का अंदाज़ा लगाना तकरीबन नामुमकिन था। नींद ठीक आई थी बेटी को? उन्होंने फिर से इसे मुखातिब किया। जी बस आ ही गई थी। आलम साहब को जवाब देते हुए अपने चेयर ज़रा सी घसीट कर बैठना चाहा, जब भी मेहदस ने हाथ में पकड़ा फोर्क और चम्मच बुरी तरह मेज़ पे पटका। गहरी खामोशी में जहाँ शदीद इल्ताश पैदा हुआ था, वहीं होर अपनी जगह उछल के रह गई। टेबल के चारों कोनों पर कदरे पीछे होकर खड़े मुलाजमों ने झुकी निगाहों को ज़मीन पर चिपका लिया कि निगाह उठाना जुर्म ही तो था। अपने लबों पर ज़ुबान फेरती वो चेयर पर बैठी तो मेहदस ने अपनी व्हील चेयर टेबल से पीछे कर ली। व्हाट्स रॉन्ग? जानते बूझते भी नूरा आलम साहब ने बड़ी मासूमियत से पूछा था। हूर को लगा अब वो इसकी जानिब देखेगा और गुस्से से नूर आलम साहब को कहेगा कि यू बैटल नाउ, लेकिन उसके बरक्स मेहदस ने इसे मुकम्मल नज़रअंदाज करके नूर आलम साहब की जानिब देखा था। मैं वापस आऊं तो ये लड़की मुझे इस घर में कहीं नहीं चाहिए, वो सुलगते हुए लहजे में गोया हुआ। अपनी आदत के मुताबिक इसने साफ, कोरी और मुख्तसर बात की थी। बहस तो वो कम ही किया करता था। ये शायद अब ऐसा हो चुका था कि क्यों और किस लिए ऐसे सवालात इसकी डिक्शनरी में शामिल नहीं रहे थे। वो गुफ्तगू तवील करने वाले इन सवालात को बहुत पीछे छोड़ चुका था। अपने लिए इस कदर हकारत तामेज़ लहजा सुनकर होर ने अपनी मुट्ठियों में चादर का पल्लू भींच लिया, जबकि नूर आलम साहब कुछ नाराज़गी से इसकी जानिब देखने लगे, जो अपनी व्हील चेयर को हरकत देता डाइनिंग टेबल से पीछे हो चुका था। ये कहीं नहीं जाएगी, हम इस बारे में आराम से भी बात कर सकते हैं। अपना लहजा नरम रखते हुए उन्होंने इसे संजीदगी से जवाब दिया। उनके जवाब पर मेहदस ने अपने दांतों पर दांत जमा लिए, जैसे ख़ुद को कुछ सख्त कहने से रोका था। नाश्ता करो, फिर बात करते हैं, वो मज़ीद बोले थे जब मेहदस ने उनकी तरफ देखा। मैं नाश्ता कर चुका हूँ और जितना कहना था कह चुका हूँ, मज़ीद किसी बात की कोई गुंजाइश नहीं। मेहदस की भारी आवाज़ संजीदा थी, अंदाज में कोई रियायत नहीं थी। एहसास तौहीन के बाइस हूर के गाल तपने लगे। मैं भी कह चुका हूँ कि नूर आलम साहब बोल रहे थे जब वो दरमियान में बोल पड़ी। मुझे यहाँ रहना भी नहीं है अंकल, आप प्लीज़ मुझे मुमानी के पास भिजवा दें। निगाह झुका कर वो कदरे धीमी तल्ख आवाज़ में बोली थी। इसके यूँ बोल पड़ने पर मेहदस ने निगाह का रुख बदल कर इसकी जानिब किया, जिसके चेहरे का एक रुख इसकी जानिब था। होंठ कल रात की तरह चादर से छुपे हुए थे, घनीरी पलकें थी जो इसे नज़र आई थी। इसके गुस्से का ग्राफ बढ़ गया। मुनीर, मुनीर! इससे निगाह हटाकर मेहदस ने मुनीर को गरजदार आवाज़ में पुकारा था। इसकी आवाज़ की गूंज पर हूर का दिल काँप उठा। मुनीर पल में हाजिर हुआ था। ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले और जहाँ ये लड़की कहती है इसे छोड़ कर आए, अभी के अभी। मुनीर के आती सर्द आवाज़ में बोला। हूर का बोलना इसे सख्त नागवार गुजरा था। अभी तो वो इसकी कलदात वाली बदतमीज़ी नहीं भूला था, इस पर इसकी यह अक्कड़। मेहदस को तो अक्कड़ ही लगी थी। इसके हुक्म पर मुनीर ने गड़बड़ा कर नूर आलम साहब की तरफ देखा, जैसे इजाज़त चाहिए। उधर क्या देख रहे हो, दफ़ा हो जाओ और जो कहा है वो करो। इसे अपनी जगह जमा देखकर वो चिल्लाया था। हूर की हालत अपनी इस कदर इज़्ज़त अफजाई पर ख़राब हो रही थी। हूर बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। नूर आलम साहब ने निगाह झुकाए खड़ी हूर को मुखातिब किया। उनकी आवाज़ पर मेहदस ने कहर आलूद निगाहों से हूर को देखा, फिर उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। मेरी बात की कोई अहमियत नहीं इस घर में। इसकी आवाज़ सुलगती हुई और लहजा सर्द था। अगर यही सवाल मैं पूछूं तो मेरे किसी फ़ैसले की कोई अहमियत नहीं तुम्हारी नज़र में? नूर आलम साहब ने बर वक्त इसे मुनासिब इस्तफ़हामिया दिया था। हूर वहीं खड़ी थी। हूर आप जाओ। मेहदस को जवाब देकर उन्होंने इस कदर कतरे सख्त लहजे में हूर को वहाँ से जाने का कहा था। लेकिन अंकल, वो कुछ कहना चाहती थी। इसकी सुनने से पहले उन्होंने हाथ उठाकर मज़ीद बोलने से मना किया। वो चेयर खिसकाती पीछे हुई, फिर वहाँ से निकलती चली गई। इसे जाता देखकर मेहदस ने निगाह ज़रा सी घुमाई, हाथ को हरकत दी थी। देखो मेहदस, वो इसे समझाना चाहते थे। मेहदस के हाथ इसके करीबी गिलास टेबल पर रखा चांदी का कीमती लेकिन वज़नी वास लग चुका था।
خود کو کچھ سخت بولنے سے روکنے کو اس نے اواز اٹھا کر بالکل سامنے ڈائننگ ٹیبل سے کافی فاصلے پر دائیں جانب دیوار کے ساتھ نصب فش ایکویریم پر دے مارا۔ دھڑام! ایک گرجدار چھناکے کی آواز کے ساتھ فش ایکویریم کا گلاس ٹوٹ کر فرش پر بکھرتا چلا گیا۔ اپنے لیے مختص کمرے کے دروازے پر پہنچ چکی حور گھبرا کر پلٹی۔ لاؤنج کے منظر نے اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے مزید کھول دیں۔ کچھ سیکنڈ پہلے تک شفاف پانی میں مچلتی بہکتی خوبصورت مچھلیاں اس وقت کانچ کے ساتھ فرش پر بکھر کر تڑپتی چلی گئیں۔ حور نے بے اختیار اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اس لڑکی سے کہہ دیجیے گا مجھ سے 100 قدم دور رہے، اور اگر اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر آپ نے اس گھر سے چلتا نہ کیا تو میں اس پورے ابراہیم پیلس کا یہی حشر کروں گا۔ سرد مہری سے اپنے لبوں کو جنبش دیتا آخر میں فرش پر بکھرے کانچ کے بڑے بڑے ٹکڑوں کی طرف اشارہ کرتا ہوا بول رہا تھا۔ نور عالم صاحب چپ چاپ اسے دیکھتے رہ گئے، مگر وہ اپنی بات مکمل کر کے رکا نہیں تھا۔ ویل چیئر کو حرکت دیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ منیر اس کا کوٹ ہاتھ میں لیے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ حور نے بے یقین نگاہوں سے اس اپاہج شخص کو دیکھا جس کے چہرے کے وجیح نقوش تنے ہوئے تھے، پھر دوسری نظر ٹوٹے ہوئے فش ایکویریم پر ڈالی جس کا آدھا زمینی حصہ اب بھی دیوار کے ساتھ تھا، مگر اس کی مچھلیاں زمین پر تڑپتی کانچ پر مچلتی زخمی ہو کر بے جان ہوتی جا رہی تھیں۔ ظالم! مہدس کے لیے اس کے لبوں پر خود بخود یہ لفظ ادا ہوا تھا۔ وہ مڑی اور کمرے میں آ کر دروازہ بند کر دیا۔ آنکھیں دھندلا رہی تھیں، نیلی پیلی سفید مچھلیوں کا خون آلود بے جان جسم اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ تمہیں عقل تمیز نہیں سکھائی اماں نے؟ ویسے تو بڑی تسبیحاں گھونٹتی ہیں اور تہجد تو تم بھی پڑھتی ہو، مگر اتنا ادب نہیں ہے کہ باپ پچھلے 3 گھنٹوں سے آیا بیٹھا ہے تو اسے جا کر سلام ہی کرا۔ مجھے تو تم سلام دعا کا کیا ہی پوچھو گی۔ کچن میں کھڑی پوری تندہی سے شامی کباب تل رہی تھی جب فاخرہ بیگم کی کڑکتی آواز پر وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ پلٹ کر ایک نظر ان کی جانب دیکھا، پھر آہستگی سے لبوں کو حرکت دی۔ السلام علیکم۔ اس کے سلام کرنے پر انہوں نے منہ بنایا۔ ہاں، مجھے سلام کرنے والے بہت ہیں بی بی، تمہارے سلام کے لیے تمہارا باپ ہی ترسا رہتا ہے۔ توفیق ہو تو اسے جا کر کرو سلام، مجھے تو ضرورت نہیں۔ اس کے سلام کا جواب دینے کے بجائے وہ تڑک کر بول رہی تھی۔ بالاج ملک کے نام پر رابی کا حلق کڑوا ہو گیا۔ وہ عورت جسے اس کا باپ کہہ رہی تھی اس مرد کی اصلیت سے وہ بخوبی واقف تھی۔ میں فارغ نہیں ہوں، آنکھیں تو آپ کے پاس بھی ہیں، صبح سے کچن میں لگی ہوئی ہوں، یہاں سے فرصت ملے گی تو کر لوں گی سلام۔ رابی نے بھی سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کر انہیں نرم لہجے میں سخت جواب دیا تھا۔ اس کی حاضر جوابی پر انہوں نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ پورا ہفتہ تو تم گھر سے اسکول، اسکول سے گھر آ کر بیٹ توڑتی رہتی ہو، اگر کسی اتوار کو تمہیں کام کرنا پڑ جائے تو یوں زبان چلاتی ہو، بتاتی ہو تو ابھی بتاتی ہوں تمہارے باپ کو۔ ایک تو میں نے تمہیں کچھ ادب کی بات بتائی ہے، اس پر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ تو ہتھے سے ہی اکھڑ گئیں۔ رابی نے توے پر جلتے کبابوں کو پلٹا۔ آپ میری فکر مت کریں، جا کر اپنی بیٹی کی خبر لیں۔ میں تو اسکول سے تھک کر آتی ہوں تو بیٹ توڑتی ہوں، وہ تو دن رات گھر رہ کر بیٹ پر لیٹی رہتی ہے۔ آج بھی دیکھ لیں 1 بجنے والا ہے اور وہ ابھی تک سو رہی ہے۔ رابی کوئی جواب رکھنے والی نہیں تھی۔ فاخرہ بیگم کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچنے لگا۔ میری کرن سے اپنا مقابلہ نہ ہی کرو تو بہتر ہے، اس جیسی تو تم دوبارہ پیدا ہو کر بھی نہیں بن سکتی۔ میری معصوم بچی تو اللہ کی گائے ہے، بڑوں کے سامنے نگاہ تک نہیں اٹھاتی، اور اپنی زبان دیکھو ذرا جو گھٹنوں تک لٹکی ہوئی ہے۔ وہ ہاتھ نچا نچا کر بولتی، رابی کے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی۔ اس نے سلگ کر ہاتھ میں پکڑی چمٹی کو چولہے پر پٹکا، توے کے نیچے جلتی آگ کو بند کر دیا۔ یہ دیکھیے میرے جڑے ہوئے ہاتھ، رابی نے باقاعدہ اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ مجھے معافی رکھیں آپ، میں واقعی کبھی بھی آپ کی بیٹی جیسی نہیں بن سکتی، کیونکہ وہ آپ کی بیٹی ہے اور اس کی تربیت آپ نے کی ہے، جبکہ میں اپنی اماں کی بیٹی ہوں جن کی تربیت کو سمجھنا آپ کے بس کی بات نہیں۔ سلگتے لہجے میں بولتی رابی کی آواز اونچی ہو گئی۔ اس کے منہ توڑ جواب پر فاخرہ بیگم کے چہرے کے زاویے خطرناک حد تک بگڑ گئے۔ ایک بھاگی ہوئی عورت کی بیٹی ایسی ہوتی ہے جیسی تم ہو، بد زبان، بد چلن، آوارہ۔ ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو باقاعدہ بدگوئی پر اتر آئیں۔ رابی کا چہرہ احساس توہین سے سرخ ہو گیا، آنکھوں میں شدید تیش ہلکورے لینے لگا۔ وہ اس عورت کے سامنے رونے کی غلطی کم ہی کیا کرتی تھی۔ میرے باپ کو اپنی اداؤں میں آپ نے پھنسایا تھا سوتیلی امی بیگم، اس لحاظ سے بد چلن تو آپ ہوئی نا۔ اور رہی بات میری آوارگی کی، تو جس دن آپ کے پاس میری آوارگی کو کوئی ثبوت ہوا اس دن آ کر بات کیجیے گا، اور آپ کی با کرداری کا ثبوت تو آپ کی اس گھر میں موجودگی ہے۔ اگلے پچھلے سارے حساب بے باک کرتے ہوئے رابی نے اپنی دل کی کھولن فاخرہ بیگم پر انڈیل ہی دی۔
जो इसके लफ्ज़ों पर किसी ज़ख्मी नागिन की तरह बल खा रही थी। बदतमीज़, बदलिहाज, आग लगे तेरी ज़ुबान को, खुदा करे कट कर ज़मीन पर गिर जाए, मनहूस। बोलते बोलते इनकी आवाज़ बुलंद हो गई। वो पल में तू तड़ाक पर उतर आई थी। राबी इस बार खामोश रही। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है जो इसे समझाने आई। अरे बस यही तो कहा था कि अपने बाप को सलाम करके आओ। अब उन्होंने फ़ौरन पेंतरा बदल कर आवाज़ को गुलोगीर कर लिया। राबी की हैरत तब दूर हुई जब इसने किचन के दरवाजे में मलिक सराज को देखा। देख लीजिए मलिक साहब, मेरी क्या इज़्ज़त है इस घर में। मुझे आवारा बदचलन कह रही है आपकी बेटी। कहती है मेरे करतूत काले थे, तभी आपको फंसा कर आपसे शादी रचाई मैंने। अपना चेहरा पीटती वो आवाज़ में बेचारगी भर कर बाकायदा चिल्ला रही थी। उनकी बात सुनकर मलिक सराज ने कहरा आलूद निगाहों से राबी की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर कोई डर खौफ नहीं था। वो इन तमाशों की बहुत अरसे से आदी थी। फ़ाखरा क्या कह रही है? बदतमीज़ी की है तुमने इससे? हस्बे तवक्को वो इस पर चढ़ाई कर चुके थे। राबी ने नफ़रत भरी निगाहों से रोने की भौंडी अदाकारी करती फ़ाखरा बेगम को देखा। पहले इन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है, और अगर सच बोलने को बदतमीज़ी कहते हैं तो हाँ की है मैंने। फ़ाखरा बेगम पर से नज़र हटाकर इसने मलिक सराज की तरफ देखते हुए कहा। वो राबी के बेखौफ चेहरे को सख्त नज़रों से घूर रहे थे। बकवास बंद करो, अभी इसी वक्त माफ़ी मांगो अपनी माँ से। अपने हाथ की उंगली इसकी जानिब उठाते उन्होंने हुक्म सादिर किया था। आंखों से शोले लपक रहे थे। राबी ने आहिस्तगी से नफ़ी में गर्दन हिलाई। नहीं है ये मेरी माँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। वो जानती थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लफ्ज़ी मार मार कर चले जाएंगे। 100 ढीठों की तरह माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। देख लिया ना अपने अपने आँखों से किस कदर नाफरमान है ये लड़की। ये तो शुरू दिन से ही मुझसे बैर बांधे बैठी है। इससे जितनी मर्ज़ी मोहब्बत कर लूँ, ये कभी मुझे अपनी माँ का दर्जा देगी ही नहीं। सूं सूं करते हुए चीख चीख कर बोल रही थी। मैं कह रहा हूँ ना, माफ़ी मांगो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राबी की जानिब एक कदम बढ़ाकर वो इस पर दहाड़े थे। फ़ाखरा बेगम के दिल में ठंड सी पड़ने लगी। मलिक सराज की आवाज़ सुनकर इशरत जहाँ यानी कि अम्मा भागी चली आईं। बाबा मैं कह चुकी हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। सारी गलती आपकी बीवी की है। जब मैं बदज़ुबान बदतमीज़ हूँ, ये बार बार क्यों मुझे मुखातिब करती हैं? वो भी अपने नाम की एक ही थी। सर पर ओढ़ी चादर को दुरुस्त करती बेखौफी से बोल पड़ी थी। बाप बेटी को मुकाबिल देखकर इशरत जहाँ ने अपने दिल पे हाथ रखा। हाँ हाँ, गलती मेरी है जो अपने दिल से मजबूर होकर हर दफ़ा तुमसे जलील होने को बात कर बैठती हूँ। मगर मेरी ममता किसी को नज़र आएगी यहाँ? सौतेली जो हूँ, ड्रामाई अंदाज में बोलती वो अपने मुंह पे दुपट्टा रख कर रो पड़ी। इशरत बेगम जल्दी से राबी की तरफ बढ़ी। ये तरबियत की आपने इसकी अम्मा? इन्हें राबी के करीब जाता देखकर वो उन पर चिल्लाए थे। हुआ क्या है? क्या किया इसने? राबी के सर पड़ते हाथ थामते हुए उन्होंने मलिक सिराज को मुखातिब किया जो आग बगोला हो रहे थे। नज़र नहीं आ रहा आपको? बदतमीज़ी की है इसने फ़ाखरा से, और माफ़ी मांगने को तैयार भी नहीं। सारी छूट आपकी दी हुई है। वो गरजदार आवाज़ में बोले। इशरत जहाँ का रंग जर्द पड़ने लगा। अपने भाई से इन्हें बातें सुनता देखकर राबी को तकलीफ़ हुई थी। चची सलमा के अलावा किरण भी आंखें मलती हुई वहाँ आ चुकी थी। अम्मा मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की। अपने लहजे को मजबूत रखने की पूरी कोशिश करती वो उनकी जानिब देखकर बोली। तो माफ़ी मांग ले राबी। इसके हाथों पर दबाव बढ़ाते हुए उन्होंने अपनी नहीफ आवाज़ में इससे दरख्वास्त की थी। बस बस रहने दें अम्मा, मेरे ख़िलाफ़ सारा जहर तो आपने ही भर रखा है, और अब नाटक कर रही हैं। और ये महारानी माफ़ी मांगने वाली नहीं है, मैं बता रही हूँ सिराज। इशरत जहाँ को बिगड़े हुए लहजे में मुखातिब करती फ़ाखरा बेगम ने आखिर में सिराज मलिक को मज़ीद भड़काया। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं मांगती। सुलगते हुए लहजे में कहकर उन्होंने राबी के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। मांग माफ़ी। इसे घसीट कर फ़ाखरा बेगम की तरफ लाते वो चिल्लाए। इशरत जहाँ के आसान ख़ता हो गए, जबकि राबी की आंखों में दर्द के बाइस नमी उतरने लगी। छोड़ इसको। मलिक सिराज का बाजू झपटते हुए इशरत जहाँ चीखी थी। सारा तमाशा देखती किरण की मुंदी मुंदी आंखें पूरी खुल गईं। अब वो मुस्काती नज़रों से राबी की बेबसी का लुत्फ़ ले रही थी। नहीं मांगूंगी माफ़ी, जो कर सकते हैं कर ले। अपने बाल उनकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करती वो चिल्लाई थी। मलिक सिराज का गुस्सा सवा नेज़े पर जा पहुंचा। ज़ुबान चलाती है, तेरी तो लाश भी मांगेगी माफ़ी। उन्होंने दूसरे हाथ से इसके मुंह पे थप्पड़ मारा। सलमा चची का हाथ अपने खुले मुंह पे जा ठहरा, जबकि राबी और इशरत जहाँ की आंखों से बैक वक्त आंसू छलके थे। अलबत्ता फ़ाखरा बेगम और किरण के दिल पर फुहार सी बरस रही थी। वे बख्श दे, बच्ची है, वक्त के साथ समझ जाएगी। अपने आंसू साफ करते हुए भर्राई हुई आवाज़ में बोली थी।
गाल पर पड़ने वाले थप्पड़ ने एक पल को राबी के हवास सुन कर दिए थे। वो घूमते सर को झुकाए बहते आंसुओं से अनजान गहरे सांस ले रही थी, जबकि उसका दिल सुर्ख गाल देखकर फाखरा बेगम के अंदर तक ठंड पड़ गई। क्या करते हैं सिराज, बेटियों पर कौन हाथ उठाता है? बस जाने दें। ये तो अम्मा को चाहिए ना कि इसकी ज़ुबान रुकवाएं, जिसके आगे इसने खंदक खोद रखी है। जल्दी से आगे बढ़कर सिराज के कंधे पर हाथ रखते हुए उन्होंने आतिश फिशां बने सिराज मलिक को ठंडा करने की अदाकारी करते हुए हकीकतन उनकी तोपों का रुख इशरत जहाँ की जानिब किया था। फाखरा बिल्कुल ठीक कह रही है, इसके गुस्ताखाना रवैये की जिम्मेदार आप हैं अम्मा। सारा किया धरा आपका है, मुझे जायदाद में अब्बा का हिस्सा क्या देना पड़ गया? आप तो मेरी दुश्मनी हो गई। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझसे दुश्मनी आप मेरी ही औलाद को मेरे सामने खड़ा करके निकाल लेंगी। लेकिन अब बस बहुत हो गया, अब ये यहाँ नहीं रहेगी। मैं इसे आज ही अपने साथ लेकर जाऊँगा। अपने कंधे पर पड़ी मर्दाना शाल का कोना मुट्ठी में लेकर झटकते हुए सख्त लहजे में बोले। वो फाखरा बेगम का भरा सारा जहर अपनी ज़ईफ़ माँ पर उंडेल चुके थे। उनकी आखिरी बात सुनकर सर झुकाए खड़ी राबी ने चौंक कर सर उठाया, फिर भीगी आंखों से इशरत जहाँ की तरफ देखा, जिनके चेहरे का रंग अपने बेटे की बात सुनकर फीका पड़ चुका था। बूढ़ी आंखों में आंसू चमक रहे थे। अम्मा मैं नहीं जाऊँगी, इनके सीने से लगती वो सिसकी। तो माफ़ी मांग ले, फिर नहीं ले जाएगा। उसकी पोस्ट सहलाते हुए इशरत जहाँ ने धीमी पुरसकूत आवाज़ में कहा। राबी ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। अब मुझे इसकी माफ़ी नहीं चाहिए अम्मा, अब बस ये मेरे साथ जाएगी। हतमी अंदाज में कहते वो किचन से निकल गए। फाखरा बेगम भी नखवत से सर झटकते हुए पलट गईं, जबकि सलमा और किरण ने भी मलिक सिराज के पीछे बैठे की तरफ कदम बढ़ाए थे। अम्मा, राबी ने ज़रा सा सर उठाकर उनसे बात करना चाहिए। जब उन्होंने इसे खुद से अलग किया, इसका सुर्ख जलता हुआ बायां गाल उनकी नज़रों के सामने था। वो जो इस पर गुस्सा करने का इरादा रखती थी, उसका नर्म सूजा गाल देखकर बेबसी से रो पड़ी। ज़िद ना कर, क्यों मेरे सर में मिट्टी डलवाती है? माफ़ी मांग ले। इसका गाल अपने कमज़ोर हाथ से सहलाते हुए उन्होंने भीगी हुई आवाज़ में कहा। राबी की आंख से निकलते आंसू उनकी हथेली भिगोने लगे। हर बार मैं ही क्यों झुकूं? मेरा क्या कसूर है अम्मा? शुरुआत बाबा की बीवी ने की थी। मैं तो अपना काम कर रही थी, सुबह से किचन में घुसी मासियों की तरह काम कर रही हूँ। इस पर भी आवारगी, बद चलने का इल्ज़ाम। घर आए बाप के लिए खाना बनाना आवारगी है। काम की वजह से अगर इन्हें सलाम नहीं कर पाई तो ये बद चलनी है। मैं तो पूरी की पूरी ही गाली हूँ ना, सबके लिए। सही करूँ तब भी गलत, गलत करूँ तो फिर इस घर में मेरा क्या हाल होगा अम्मा? अपने भीगे गाल मसलते हुए इसने रोई रोई आवाज़ में तकरीबन चीखते हुए पूछा। ना मेरी धी, बस तू गाली नहीं है, तू तो मेरे दिल का नूर है। इस घर के लिए रब सोहने की रहमत है। बस तेरे बाप को कदर नहीं। तेरा बाप नहीं समझता तो ना समझे, मेरा दिल तो जानता है ना। वो धीमे लहजे में बहुत नरमी से कह रही थी। राबी की आंख से बहते आंसुओं में रवानी आने लगी। मेरी खातिर माफ़ी मांग चा राबी। वो जानती थी कि सराज ने कहा है तो वो इसे लेकर ही जाएगा, इसीलिए चाहती थी कि किसी तरह इसका गुस्सा ठंडा करवा कर इसका फ़ैसला बदल दें। उनकी इल्तिजा पर राबी ने लब भींचते हुए एक नज़र उनकी तरफ देखा। उनके सामने रोना या सफाई देना फजूल ही तो था, क्योंकि वो औरत तो पहले से ही सब जानती थी। बस बात ये थी कि बेटी की नाफरमानियों और बहू की चालबाजियों के सामने बेबस थी। वो अपना निचला लब को चलती किचन से बाहर भागी। वक्त के अगले चंद पलों बाद वो बैठक में सबके सामने अपने नाकर्दा गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी, सर झुकाकर, निगाहें ज़मीन पर जमा कर, हाथों को जोड़कर। हकीकतन खून के आंसू रोकर वो ऐसा कर रही थी, क्योंकि इशरत जहाँ की बुज़दिली पर वो जितना भी कोड़ लेती, हकीकत यही थी कि वो अपनी अम्मा से दूर नहीं रह सकती थी। बैठक के दरवाजे में खड़ी इशरत जहाँ भीगी आंखों से अपनी नखरीली शहजादी की इज़्ज़त नफ्स को वहाँ मौजूद हर फरीक के सामने बेमोल होता देख रही थी। एम्बेसी रोड पर चलती गाड़ियाँ अफरा तफरी का मंजर पेश कर रही थी। आसमान के माथे पर सजे बादलों में छुपा सूरज चंद मिनटों के लिए अपनी झलक दिखलाकर आसमान को कदरे नारंगी करता फिर से गायब हो जाता। वो सीट से टेक लगाए, गोद में पड़ी जैकेट पर नादानस्तगी में शहादत की उंगली को हरकत दे रही थी। नज़रें सामने सड़क पर जमाए वो किसी गैर मरी नुक्ते को घूर रही थी। ड्राइविंग करते मैसम ने एक नज़र उसकी जानिब देखा। क्या सोच रही हो? ड्राइविंग करते हुए इसने नरमी से पूछा। इसकी आवाज़ पर आन ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। आन की स्याह आंखों में मामूली सी गुलाबियत घुली हुई थी, यूँ जैसे वो आंसू जब्त करने की कोशिश कर रही हो। मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे कैसे दूँगी। गोद में रखी जैकेट पर अपनी हथेली फेरते हुए इसने उलझन ज़दा लहजे में कहा। तुम रो रही हो? गाड़ी यूनिवर्सिटी के सामने रोकते हुए मैसम ने फ़िक्रमंदी से कहा।
वो आपका दोस्त है, आपको तो पता ही होगा वो कितना बदतमीज़ और रूड है। इस दिन सारी गलती उसकी थी। और तो और मुझे कह रहा था कि आइंदा मेरे सामने मत आना। हाँ, अकड़ू। मैसम के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए वो अपने हाथ की पतली पतली उंगलियों को घुमाती आखिर में इसकी नकल उतार कर बोली थी। मैसम के लब बेख्तियार मुस्कुराए थे। आन की नज़र इसके मुस्कुराते चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखों में नाराज़गी दर आई। क्या मैसम भाई, अब आप हंस रहे हैं? आप साथ चलते तो ठीक था। अब मैं खुद से जाकर इसी जैकेट वापस करूं, कितनी अजीब लगूंगी मैं। मुंह बसोरते हुए बोली। कम ऑन, वो कोई डायनासोर थोड़ी है, कोई बदतमीज़ नहीं है हाथी। हाँ, थोड़ा सा रिज़र्व है, पर रूट तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इसका खौफ अपने दिल से निकाल दो। इसे पता नहीं था कि तुम मेरी कज़न हो, वरना इस दिन वो सब होता ही नहीं। धीमी आवाज़ में बोलता वो इसे मुतमईन करने की अपनी सी कोशिश कर रहा था, जिस पर आन ने अपनी नाक चढ़ाई। मैसम इसे देखता ही रह गया। मुँह ठीक कर लो आन, अगर मुझे अर्जेंटली लाहौर ना जाना होता तो मैं इस खबीस इंसान को खुद ही ये वापस कर देता। नवाब साहब आते भी तो 12 बजे, वरना अभी देकर चला जाता। अपनी निगाह का जाविया बदल कर वो संजीदगी से बोला। आन बुझे दिल से सर इस बात में हिलाती कंधे पर बैग डालकर गाड़ी से बाहर उतर गई। इसके हाथ में हादी सैयद की जैकेट थी। अब 12 बजे तक मैं इस थैले को साथ लेकर फिरूंगी। हादी की लंबी चौड़ी जैकेट को थैले का नाम देती मुंह बनाकर बोली। तो तुम्हें ये थैला घर पर क्या कह रहा था? पड़ा रहने देती, मैं वापस आकर दे देता इसे। मैसम ने हंसते हुए कहा। मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं इसकी जैकेट अपने घर में सजा कर रखूँ, आज ही इसके मुँह पे मारूंगी। तड़क कर कहती आन ने अपनी तरफ का खुला दरवाज़ा बंद कर दिया। मैसम उसकी बात पर हंसी दबाता ही रह गया। जल्दी से अपनी तरफ के दरवाजे का शीशा नीचे किया था। अरे आन, मुंह पे मत मारना प्लीज़, इसको अपना मुंह बहुत ही अजीज़ है। मैसम ने इसके पीछे से हाँक लगाई। आन ने पलट कर इसे घूरा, फिर चलती हुई यूनिवर्सिटी का गेट पार कर गई। मैसम ने गाड़ी रिवर्स कर ली। इसके लबों पर धीमी मुस्कुराहट थी। नाजुक कलाई पर बंधी घड़ी पर एक नज़र डालकर वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। अपनी बुक और रजिस्टर सीने से लगाते हुए क्लास से बाहर निकल आई थी। इसके पीछे ही राबिया भी अपने बाजू पर हादी सैयद की जैकेट डाले बाहर निकल आई। आसमान की आसमानी रंगत इस पल सर्दी के 2200 में ही पन लिए हुए थी। सुबह के वक्त बादलों से अटखेलियाँ करता सूरज जाने का गायब हो चुका था। मिलेगा कहाँ वो नमूना? अपने पीछे आती राबिया की तरफ पलट कर आन ने बेजारी से पूछा। राबिया जो सुबह से ही हादी की जैकेट हाथ में लिए बार बार इसे नाक के करीब करके इसमें से फूटती हादी के दिल फरेब कलौन की महक अपने अंदर उतार रही थी, इसके सवाल पर जी भर कर बदमज़ा होती इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, वो इस टाइम एक ही जगह मिलेगा, तुम आओ मेरे साथ। इसका एक हाथ थाम कर राबिया ने कदरे तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए नरमी से कहा था। यार तुम ही दे आओ ना, मुझे नहीं देखनी इसकी शक्ल। वो आहिस्तगी से बोली। मोहतरमा, पिछले एक हफ्ते से इसकी जैकेट आपके घर आराम फरमा थी और देकर मैं आऊँ? वाह भाई वाह, खुद चलो और देकर आओ इसे, अपनी मुसीबत मेरे गले ना डालो। राबिया ने उजलत में उजलत भरी नाराज़गी समो कर कहा। हाँ, है तो वो मुसीबत ही। इससे पहली मुलाकात की बाबत सोचती मुंह टेढ़ा करके बोली। राबिया ने गर्दन मोड़कर इसकी जानिब देखा, जिसके चेहरे पर घबराहट के आसार नुमायाँ थे, अलबत्ता सियाह आँखों में वाज़ेह बेजारी थी। तुम इसके बारे में बात करते हुए लहजा इस कदर कड़वा क्यों बना लेती हो? इसके हम कदम होते हुए राबिया ने मसनूई खफकी से पूछा। वो है ही कड़वा, कड़वे बादाम जैसा फजूल इंसान। तो फिर लहजे में कड़वाहट ही आएगी ना, चाशनी तो आने से रही। बदले में राबिया ने नाक चढ़ाते हुए इसे ज़ुबान दिखाई। तुम्हारा तो टेस्ट ही ख़राब है। इतने मिल्की एंड स्वीट बंदे को कड़वा बादाम कह रही हो? आज प्रूव हो गया कि पूरी बहन जी हो तुम, बोंगी। राबिया ने मुंह बसोर कर कहा। दोनों के पाँव सुस्त रवि से चल रहे थे और वजह आन की धीमी धड़कनें थी, जिनके लिहाज में राबिया बहुत दफ़ा जब्त कर जाती थी। हैं वो क्या होती है? अपने बारीक लबों को अतराफ़ में फैलाकर हैरत से हैं कहते हुए इसने अगला सवाल बड़ी नासमझी से पूछा था। राबिया ने अपनी हंसी दबाई। वही जो तुम हो। राबिया बिना झिझके बोल गई। यू मीन बहन जी? पूछते हुए आन ने अपनी आंखें पटपटाईं। राबिया को इसका अंदाज बेहद प्यारा लगा। वो हंसती हुई रुख मोड़ गई। वो रहा हादी, चलो आ जाओ। 10-15 कदमों के फासले पर मौजूद कैंटीन के ग्लास डोर से नज़र आते मंजर पर नज़र जमाते हुए राबिया ने पुरजोश से अंदाज में कहा। वो आन का सवाल नज़रअंदाज कर गई थी। राबिया की नज़रों के ताक़ुब में आन ने सामने देखा, जहाँ वो एक टेबल पर चढ़कर बैठा हाथ में गिटार पकड़े हुए था। इसके हिलते लबों से मालूम हो रहा था कि वो कुछ गुनगुना रहा है, मगर गिलास डोर के बाइस फिल वक्त इसकी आवाज़ सुनने से कासिर थी। वो दोनों छोटे छोटे कदम उठाते ग्लास डोर धकेल कर कैंटीन के अंदर आ गईं।
अंदर आते ही इसकी मीठी आवाज़ इन दोनों के समातों से टकराई थी। आन के कदम एक पल को अपनी जगह जम से गए। वक्त एक पल को रुका, फिर जैसे थम सा गया। मिलोगे कभी जो तुम, बताएंगे क्या हो तुम। मिलो अब, अकेले रहा जाए ना, बहुत ही ज़रूरी हो, ख़त्म सारी दूरी हो। वो यकटक बिना पलके झपकाए इसकी जानिब देख रही थी, जो इसकी मौजूदगी से यकसर अनजान अपनी सहर अंगेज़ आवाज़ में वहाँ मौजूद तमाम स्टूडेंट्स की समातों में रस घोलता था। आन भूल गई थी कि वो वहाँ किस काम से आई थी। गाने के बोल इसके अंदर तक उतरते इसे अपनी जगह मुंजमद करके। ये पहली बार था कि किसी आवाज़ ने इसके गिर्द इस तरह से फसूं बखेरा था। अपने आसपास मौजूद लोगों की धड़कनों से अनजान हादी सैयद के लब हनूज हिल रहे थे। आन का दिल बहुत शिद्दत से धड़का था। इसने बेख्तियार अपने दिल पर हाथ रख लिया। इसकी सदा की सुस्त धड़कनों की रफ्तार इस पल हद से ज़्यादा तेज़ थी। आन को अपने दिल की हालत से खौफ आया था। ये क्या और क्यों हो रहा था? आन को घबराहट होने लगी, दम घुटने लगा था। इसने अपने खुश्क पड़ते लबों पर ज़ुबान फेरी। इसकी बदलती कैफियत से बेबहरा वो अपने अल्फाज वही दोहरा रहा था। यहाँ से चलो, आन ने जल्दी से कहा। राबिया ने इसकी तरफ रुख मोड़ कर कुछ हैरत से देखा। व्हाट्स रॉन्ग? राबिया ने धीमी आवाज़ में पूछा। आई सेड, चलो यहाँ से, वो धीमी आवाज़ में तकरीबन चिल्लाई थी। राबिया पर कोई असर न हुआ, जबकि वह हनूज गा ही रहा था। स्टॉप, चुप कर जाओ, बस कर दो। इसका दिल शिद्दत से धड़क रहा था। इसकी हालत समझने से वो कासिर थी, इसलिए चिल्ला उठी। वहाँ छाई खामोशी में सरूर पैदा करती हादी सैयद की आवाज़ के सहर को आन की कमज़ोर आवाज़ ने तोड़ा था। हादी ने आंखें खोलकर इसकी जानिब देखा, जो अपनी स्याह वहशत भरी आंखों से इसी की जानिब देख रही थी। अपने दिल की बिगड़ती हालत पर इसके हाथ कपकपाने लगे थे। स्याह आंखों में नमी सी उतर रही थी, जैसे हलक में उतारने को वह अब अपनी पलकें झपक रही थी। हु द हेल आर यू? सारा मज़ा ख़राब कर दिया। हादी सैयद के गिर्द कुछ खड़ी चेयर्स पर बैठी हुई लड़कियों में से एक तीखेपन से बोली थी। अरे ये तो वही है ना, शीट्स वाली। इनमें से किसी एक ने इसे पहचान लिया। हादी टेबल से उतर आया। आन ने अपने लब भींचते हुए दिल ही दिल में ख़ुद को मजबूत रहने की सरजनिश की। हादी सैयद की आवाज़ का जादू टूट चुका था, मगर इसके असरात अभी भी आन के हवासों पर बाकी थे। यहाँ से चलो राबिया। राबिया की कलाई थाम कर वो पलटते हुए बोली। वो फुर्ती से इसके सामने आया था। आन को लगा इसका दिल बंद हो जाएगा। इतनी बेबसी तो इसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी, सो मजबूरन सर झुका गई। ओह, इट्स यू मिस आन बान शान, कैसी हैं आप? इसके झुके सर को तमस्खुराना नज़रों से देखता वो तंजिया लहजे में बोला था। आन ने सर उठाकर सुलगती नज़रों से इसकी जानिब देखा, जो अपनी सुरमई चमकती हुई आंखों में बेनियाजी की एक सल्तनत सजाए इसको देख रहा था। आन ने जल्दी से अपने साथ खड़ी राबिया के हाथ से हादी की जैकेट झपट कर उसकी तरफ बढ़ाई। ये देने आई थी मैं। अपने लहजे को मजबूत बनाने की भरपूर कोशिश करती वो धीमी आवाज़ में बोली थी। इसकी बात पर हादी सैयद ने भवें उचकाकर अपनी तरफ बड़ी जैकेट को देखा। मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे सामने मत आना। अब काउंटडाउन शुरू कर दो, तुम बहुत जल्द नुकसान उठाने वाली हो। इसकी सियाह आंखों में अपनी आंखें डालकर इसे इसके अल्फाज याद दिलाता वो सल्द महरी से गोया हुआ। जितना हो चुका इससे बढ़कर और कोई नुकसान हो ही नहीं सकता मिस्टर हादी। अपने दिल की बदली हुई हालत के पेश नज़र वो संजीदगी से बोली। हादी ने कुछ हैरत से इसकी जानिब देखा, फिर अगले ही पल मुस्कुराया, जैसे इसकी नाकाबिले फ़हम बात को हवा में उड़ाया हो। है गाइस, इसे नज़रअंदाज करता वो वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स की तरफ पलटा। आन इसकी जैकेट को पास ही पड़ी चेयर पर डालती गिलास डोर की तरफ बढ़ी, जब हादी सैयद ने बर वक्त इसकी कलाई थाम ली। हमारा टाइम और मूड इन मैडम ने ख़राब किया, तो अब हम सबको चिल भी यही करवाएंगी। मुस्कुराते लहजे में बोलते हादी ने इसे खींच कर अपने मुकाबिल कर लिया। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं आप सबको चिल करवाऊँ। एक झटके से अपनी कलाई इसकी कमज़ोर गिरफ्त से निकालती वह मुकम्मल एतमाद से बोली। करवाना तो तुम्हें पड़ेगा, वरना तुम यहाँ से नहीं जा सकती मैडम। हर जाना तो तुम्हें भरना ही होगा। एक लफंगा सा लड़का स्टूडेंट के ग्रुप से निकलकर सामने आते हुए बोला था। आन ने परेशान ज़्यादा निगाहों से राबिया की तरफ देखा। कोई गुनाह नहीं कर दिया इसने, गलती इंसान से ही होती है। यू गाइज़ प्लीज़ कैरी ऑन, हमारा लेक्चर है, हमें जाने दें प्लीज़। आन के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए राबिया ने अपने जुड़े लब खोले थे। यही तो मसला है। आपकी दोस्त मोहतरमा गलती की माफ़ी भी तो नहीं मांगती ना। पहले भी अपनी ज़िद की वजह से उन्होंने नुकसान उठाया था, और अब भी ऐसी कुछ आसार नज़र आ रहे हैं। अपनी पेशानी पर आते बालों में हाथ चलाते हुए हादी ने तनफ़ुर ज़दा लहजे में कहा। आन इस सब से घबराने लगी। क्या चाहते हैं आप?
اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کے سوال پر ہادی نے ایک جانب سے ہونٹ پھیلائے، گال پر ڈمپل سا پڑا تھا۔ آن کو اپنا آپ ہارتا ہوا لگا۔ تم ایک کام کرو، جو میں کر رہا تھا یا تو وہ کر کے دکھا دو، یا پھر اسے گانا گانے کا چیلنج کرتا۔ وہ ایک پل کو رکا، پھر چیئر پر پڑی جیکٹ ہاتھ میں لے کر اپنے قدموں کے پاس زمین پر پھینک دی۔ یا پھر یہ میرے قدموں میں پڑی جیکٹ اٹھا کر مجھے پکڑاؤ۔ 1 منٹ ہے تمہارے پاس، سوچ لو کہ کیا کر سکتی ہو۔ جینز کی پاکٹ میں ہاتھ پھنساتے ہوئے وہ آرام سے بولا۔ ہادی کی تجویز کردہ سزا پر وہاں موجود لڑکوں نے او کیا تھا، جبکہ لڑکیوں کے لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ در آئی۔ آن کی آنکھوں میں چمکتی نمی گہری ہونے لگی۔ رابعہ نے اس کا ہاتھ دبایا تھا۔ آن، تم سانگ سنا دو، رابعہ نے نرم لہجے میں اسے مشورہ دیا۔ آن نے اپنا نچلا لب دانتوں میں دباتے ہوئے رابعہ کی طرف دیکھا۔ کینٹین میں اس پل گہری خاموشی تھی، لیکن میں نے تو عابدہ پروین کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں سنا رابی۔ اس کی آواز بے حد دھیمی تھی، مگر وہاں موجود اسٹوڈنٹس کے کانوں میں جا پڑی۔ کچھ کا کہا بے اختیار تھا۔ لو جی، اب یہ یہاں ہو لال میری یہ سنائیں گی۔ ہاتھوں پر ہاتھ مالتی لڑکیاں ہنستی ہوئی بول رہی تھیں۔ رابعہ نے خفگی سے اسے گھورا۔ اس سے اچھی سنگر تمہیں سننے کو کہیں نہیں ملی تھی کیا؟ ترچھی نظروں سے ہادی سید کی طرف دیکھتی آن کو ہلا کر رابعہ نے پوچھا۔ ہادی کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ آن کی حالت سے لطف اٹھا رہا ہے۔ آن کو شدید سبکی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر زمین پر پڑی جیکٹ کی طرف دیکھا، جس کے قریب ہی بلیک جوگرز میں مقید وہ اپنے پیروں کو حرکت دے رہا تھا۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ ایک نظر وہاں موجود مجمع پر ڈال کر وہ اپنی مٹھیاں بھیجتی اس طرح بڑھی جہاں کچھ دیر قبل وہ ٹیبل پہ چڑھا گانا گا رہا تھا۔ اس کی جرأت پر ہادی نے سرد نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اسے ذرا برابر بھی امید نہیں تھی کہ وہ کمزور آواز والی لڑکی ان سب کے سامنے گانا گانے کی ہمت کرے گی۔ او ہیلو، عابدہ پروین بننے کا ارادہ ہے تو اپنے بال بھی کھول لو نا، کسی منچلے نے آواز لگائی تھی۔ لڑکیاں بھی اس کا تماشا بنتا دیکھ کر لطف لے رہی تھیں۔ اب تم خاموش رہو گے، ہادی سید نے کچھ بگڑے ہوئے انداز میں بولنے والے لڑکے کو ٹوکا۔ اب آن ان سب کے سامنے کھڑی خود کو تیار کر رہی تھی۔ 10، 9۔ ہادی کے ساتھ ان سب نے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دی تھی۔ رابعہ کو حقیقتاً آن کی فکر ہونے لگی۔ آن نے اپنی لرزتی بھیگتی پلکوں کو جھکا لیا تھا۔ ہاں، یہ اچھی پردہ داری ہے، یہ اچھی پردہ داری ہے، یہ اچھی رازداری ہے، جو آئے تمہاری بزم میں دیوانہ ہو جائے۔ گانے کے بول بولتے ہوئے آن نے بھیگی نگاہ اٹھا کر ہادی سید کی جانب دیکھا۔ کچھ لمحے پہلے جو سب اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اس پل اس کی دھیمی مدھر آواز سن کر خاموش رہ گئے تھے۔ حیران تو ہادی سید بھی ہوا تھا۔ اس کا لب و لہجہ، نرم بھیگا انداز دل میں اترتا ہوا تھا۔ تو نے دیوانہ بنایا تو میں دیوانہ بنا، اب مجھے ہوش کی دنیا میں تماشا نہ بنا۔ اس کے گلابی لبوں سے نکلتے کانپتے لفظ رابعہ کو مسکرانے پر مجبور کر گئے تھے۔ ہادی سمیت ان سب کی محویت پر رابعہ کو یقین ہو گیا کہ آن اچھا گا رہی ہے۔ پھر وہ گہرا سانس لیتی خاموش ہو گئی۔ بھیگی پلکوں کی باڑ توڑتا ایک آنسو گال پہ لڑھک آیا تھا، جسے بروقت اس نے اپنی کانپتی انگلیوں سے رگڑ ڈالا۔ رابعہ نے پرجوش انداز میں اپنے ہاتھ پیٹ ڈالے۔ اس کی تقلید میں باقیوں نے بھی تالیاں بجائی تھیں۔ آن اپنا جھکا سر مزید جھکاتی بھاگنے والے انداز میں تیزی سے چلتی ہادی کی سائڈ سے ہو کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ہادی نے ایک نظر زمین پر پڑی اپنی جیکٹ کو دیکھا، پھر جھک کر اسے اٹھا لیا۔ اس کا چہرہ بے تاثر ہو رہا تھا، آنکھوں کی چمک ہنوز برقرار تھی، مگر انداز بیگانہ سا تھا۔ رات کا سناٹا چہار سو پھیلا ہوا تھا۔ آسمان کا سرمئی پن زمین پر ہر طرف پھیلا زمین پر سکون کا سا سما پیدا کر رہا تھا۔ ایک گہرا سکوت تھا جو ابراہیم پیلس کی در و دیوار پر اترا۔ اس پیلس کی مکینوں کو گہری نیند سلائے ہوئے تھا۔ ایسے میں ایک وہی تھی جس کا بے کل وجود نماز تہجد ادا کرتا سسکیوں کے باعث لرز رہا تھا، اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں سے جاں نماز کو بھگوتی طویل سجدے کر رہی تھی۔ تکلیف کی انتہا کیا تھی، یہ کوئی اس پل حور سلطان سے پوچھتا، جو اپنی ساری دنیا لٹا کر اب جینے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ جب کئی لمحے یوں ہی روتے سسکتے بیت گئے تو وہ ذرا سا سیدھی ہوئی، کمر اکڑ گئی تھی، بھیگے لبوں سے مسکرائی، پھر بنا کوئی دعا مانگے جاں نماز لپیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ شدت گریہ زاری سے اس کی موٹی موٹی فضوح خیز آنکھیں سوچ کر مزید موٹی ہو گئی تھیں۔ دوپٹہ اچھے سے سر پر لپیٹتی، اپنی گرم شال کندھوں پر پھیلا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ آج اس کی اس گھر میں چوتھی رات تھی، اور 3 دن پہلے ہونے والے ہنگامے کے باعث یہاں تیسری رات تھی کہ وہ تہجد ادا کر کے باہر لان میں چلی آئی تھی۔
کیونکہ اس وقت محدث ابراہیم سمیت پورے ابراہیم پیلس کے ملازم بھی گہری نیند میں سوئے ہوتے تھے، سوائے ان گارڈز کے جو پیلس کے باہر چاروں اطراف میں پھیل کر رات بھر حفاظت کیا کرتے تھے۔ وسیع اور رضلان اس وقت سنسان پڑا تھا۔ سیاہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے وہ ماضی کے جھروکوں میں کھو رہی تھی، دل ویران کی وحشتیں حد سے سوا ہو رہی تھیں۔ اس موم بتی کی دھیمی روشنی میں تم کسی حسین چڑیل سے کم نہیں لگ رہی۔ ایک شوخ مردانہ آواز اس کی سماعتوں میں زندہ ہوئی تھی۔ آنکھیں پھر سے بھر آنے لگیں۔ چڑیل سے مت ملائی مجھے، چڑیلیں حسین نہیں ہوتی۔ حور کی اپنی آواز بھی کھنکھناتی ہوئی تھی۔ لیکن تم تو ہو، وہی مردانہ دل دھڑکاتی آواز۔ کیا چڑیل؟ حور کی آواز صدمے سے چور تھی۔ نہیں، حسین ہو تم۔ اب کی بار مردانہ آواز مسکراتی ہوئی تھی۔ حور کی گلابی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر رخساروں پر پھسلنے لگے۔ درد اپنی انتہاؤں کو چھوتا اس کا دل چیر رہا تھا۔